हेलो नमस्ते स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जनन यानी क्या, रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे जैसे ही किसी और सजीव का, ठीक है, क्या होता है, उत्पन्न, कोई और सजीव जन्म में आता है। ठीक है, तो जनन यानी क्या, तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे जैसे नई जो संतति है उसका निर्माण होता है। इस चैप्टर में आपको कुछ टर्म्स याद रखने हैं, जैसे कि जनक। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जनक में से संतति का निर्माण होता है, ठीक है, किसका, संतति का, तो नॉर्मली जनक को क्या बोलेंगे हम लोग, जनक यानी पेरेंट्स, ठीक है, और संतति को बोलेंगे हम लोग चिल्ड्रंस, तो जो बच्चे होंगे वो। तो जनक में से संतति का निर्माण होना यानी क्या, पेरेंट्स में से ही नई संतति आना यानी नए बच्चों का जन्म होना। जनन यानी क्या, तो जनन यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारे जैसे सजीव अपने ही जैसे अन्य सजीवों का निर्माण करते हैं। तो जनन यानी क्या, तो जनन यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपने जैसे ही दूसरे सजीवों का निर्माण कहते हैं, उसे कहते हैं जनन। जनन के दो प्रकार होते हैं, वो भी याद रखना। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक को बोलते हैं एसेक्सुअल और लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी क्या, जनन। तो जनन यानी क्या, तो जनन यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपने ही जैसे अन्य सजीव का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं जनन। जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो अलैंगिक जनन है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, बीजाणु समासन, कलिका सर्जन, ठीक है, बट अलैंगिक जनन यानी क्या, तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही कोशिका होती है जो आगे चलकर बहुत सारी कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। यानी शरीर कितना होता है, एक ही शरीर होता है, उसी एक शरीर में से 2 फिर 4 फिर 8 इस तरीके से, या फिर एक साथ बल्क में बहुत सारी संतति का निर्माण एक ही जनक में से होता है। यानी यहाँ पे जनक कितना होता है, एक ही होता है। बट लैंगिक जनक की अगर बात करें तो लैंगिक जनक में बेसिकली 2 मेल और एक फीमेल, यानी एक मेल और एक फीमेल गैमेट्स होंगे। यानी एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। यानी यहाँ पे टोटल कितने जनक होते हैं, यहाँ पर 2 जनक पाए जाते हैं, एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और एक बात है, जो 9th वाला चैप्टर होगा 8 के बाद, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वाला सिंबल, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ये वाला सिंबल। तो ये दोनों सिंबल याद रखना। ऐसा सिंबल को बोलते हैं नर युग्मक और ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं फीमेल युग्मक। ठीक है, यानी मादा, और इसको बोलते हैं नर। ठीक है, तो लैंगिक जनन यानी जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। संलयन होना यानी क्या, तो जो उनके गैमेट्स होते हैं, जो उनकी कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे में फ्यूज होती है, उसके बाद एक नई संतति का निर्माण होता है। जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही कोशिका होती है जिसमें से फिर बहुत सारी संतति क्या होती है, निर्माण यहाँ पे बहुत सारी संतति का होता है। तो ये हुआ एक इंट्रोडक्शन कि जनन यानी क्या। तो बेसिकली जनन यानी क्या पता चला, जनन यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपने ही जैसे अन्य सजीव का निर्माण करता है। जनन के 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन यानी एक ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक में से संतति का निर्माण होता है, एक ही जनक में से संतति का निर्माण होता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। और दूसरा लैंगिक जनन यानी जिस जनन में 2 जनक नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से, नर युग्मक गैमेट तथा मादा युग्मक के संलयन से संतति का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनन यानी क्या, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रतिकृति। अब प्रतिकृति यानी क्या, कृति यानी एक तरीके से शेप, आकार, स्ट्रक्चर, उसको बोल सकते हैं प्रति यानी उसी के जैसा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका संरचना के बारे में पढ़ा था। तो कोशिका के प्रकार भी हम लोगों ने पढ़े थे, एक कोशिक होते हैं, बहुकोशिक होते हैं, ठीक है। और बेसिकली कोशिका होती क्या है, तो कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है, जो शरीर का निर्माण भी करती है और शरीर को एक तरीके से कार्यरत करने के लिए हमारी हेल्प भी करती है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिकृति यानी क्या। तो बेसिकली अगेन थोड़ा 9th का रिवाइज करते हैं। हमें पता है हमारे शरीर की मूलभूत तथा संरचनात्मक इकाई कौन सी है, ऑब्वियसली कोशिका है। तो कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग अंग पाए जाते हैं। ये कोशिका रस होता है, बीच में क्या होता है, बीच में केंद्रक होता है, ये भी हमें पता है। फिर इसी केंद्रक के बारे में अगर हम लोग और डिटेल में केंद्रक में जाते हैं, तो केंद्रक के अंदर हम लोगों को इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी ऑब्वियसली गुणसूत्र, ठीक है। उसी गुणसूत्र में और ऐसे डिटेल में देखें, इसको और अगर थोड़ा बड़ा करके देखें तो हमें इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, याद आ रहा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, अम्ल, ठीक है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों के अंदर डीएनए पाया जाता है। और जो डीएनए होता है तो बेसिकली उस डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं, जो एक तरीके से आनुवंशिकता को लेकर चलते हैं। अब आनुवंशिकता यानी क्या, इसको भी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा 9th वाला चैप्टर होगा उसको उसमें और डिटेल में पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। बट फिलहाल इतना याद रखो कि जो डीएनए है, प्रतिकृति की बात कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं डीएनए की, ठीक है। अब सिंपली मान लेते हैं एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ऑब्वियसली केंद्रक होगा, केंद्रक होगा तो ऑब्वियसली डीएनए होगा। अब वो क्या रहा है, ये जो कोशिका है वो जनन कर कर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, यानी उसका विभाजन हो रहा है। तो क्या होगा, ये कोशिका इस तरीके से दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी, यानी ये जनक हुआ और ये क्या हुआ, संतति हुई। तो जब जनक में से संतति का निर्माण हो रहा है, जब जनक में से संतति का निर्माण हो रहा है, तब प्रतिकृति बनती जाती है। कैसे, तो इस केंद्रक में जो डीएनए होगा वो डीएनए क्या करेगा, वो एक ही डीएनए होगा ऑब्वियसली फिलहाल तो, ठीक है, जनक का। ये जनक का जो डीएनए है वो खुद ही के जैसे क्या करेगा, प्रतिकृति बनाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति बनना। तो प्रतिकृति बनना यानी क्या, तो एक ही डीएनए में से दूसरे डीएनए का क्या होना, निर्माण होना। अब तुम लोगों को ये तो बात पता है, कई बार हम लोग सुनते हैं कि घर में किसी के घर में अगर बच्चा होता है तो जैसे उसको हाथ में उठा लेते हैं तो कोई ना कोई दादी हुई, दादा हुए या फिर काका या और कोई सदस्य फैमिली का बोलता है, सबसे पहले ये बोलता है कि ये इस पर गया है। अब इस पर यानी हो सकता है माँ पर गया है, पापा पर गया है, काका पे गया है, दादी पे गया है, ऐसा सुना होगा आपने कि ये इस पर गया है। तो क्यों ये सवाल आता है, क्यों वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इस पर गया है, कुछ तो चीजें होगी जिससे जो बच्चा अभी जन्मा है वो जन्म होने के बाद ही उसके बारे में ऐसी कमेंट्स आए कि ये इस पर गया है। तो उसका रीजन है डीएनए की प्रतिकृति बनाना। तो ये डीएनए प्रतिकृति बनाता है, यानी कि जनक में से ही संतति का निर्माण हो रहा है। तो जनक के कुछ गुण, जनक के कुछ गुण जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे वो ऑब्वियसली संतति में जाएंगे। जनक में से संतति में ऑब्वियसली वो गुण जो कैरेक्टर्स होंगे वो जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, तो जो डीएनए है वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली क्या करता है, प्रतिकृति बनाता है, ठीक है। और डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अलैंगिक हम लोग को इस चैप्टर में दिया है बट वो हमें फिलहाल नहीं पढ़ना। तो लैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दो गैमेट जो है, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं
और फिर नई संतति का निर्माण होता है। पर यहाँ पे डीएनए प्रतिकृति यानी क्या, तो डीएनए प्रतिकृति यानी प्रतिकृति बनाना यानी क्या, तो डीएनए जो है वो खुद ही के जैसे अन्य डीएनए का क्या करता है, निर्माण यहाँ पर करता है। अब देखने में भले ही ये एक दूसरे के सिमिलर है, देखने में भले ये एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है, पर फिर भी उनके बीच में कुछ ना कुछ विभिन्नता, कुछ ना कुछ विभिन्नता उनके बीच पाई जाती है। विभिन्नता यानी क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। और ये वेरिएशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेरिएशन ही उस पर्टिकुलर जीव को लॉन्ग टर्म तक जीने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो विभिन्नता आना भी बहुत जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे के पूरे गुण उसके जो बच्चा होता है, संतति होता है, उसके माता पिता के जैसे ही होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें 110% आता ही है। तो ये वेरिएशन और एक तरीके से जो सेम चीज है, सेम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम जो गुण है, वो डीएनए प्रतिकृति की ही एक तरीके से देन है। अब यहाँ पे अगर समझेंगे तो चलो बात कर लेते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की। ठीक है, जो मेल गैमेट का जो सेक्सुअल एक तरीके से जो लैंगिक जनन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका है वो होती है क्या, शुक्राणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म्स। ठीक है, और जो फीमेल होती है उसमें होता है अंडाणु। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एक तरीके से कोशिका है, और दोनों के पास खुद का केंद्रक होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए एंड ऑल चीज, प्रोटीन्स भी उनका खुद का होता है, अपना अपना होता है। अब ये जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट यानी क्या, मेल गैमेट यानी नर युग्मक, क्या बोलते हैं उसको, नर युग्मक, और ये है मादा युग्मक। तो यहाँ पे नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फ्यूज होंगे। और कब फ्यूज होंगे, जब दोनों का प्रजनन हो रहा होगा, यानी नर और मादा जो होंगे वो जब जनन कर रहे होंगे, तब जनन के पश्चात क्या होगा, ये दोनों ही युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु यानी स्पर्म्स जब फ्यूज होंगे यानी एक दूसरे में मिक्स होंगे, तो एक नए कोशिका का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेट। क्या बोलते हैं, गैमेट। ये गैमेट कुछ दिनों के बाद बहुत सारी अन्य कोशिकाओं को अंदर क्या करता है, निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, भ्रूण। और ये भ्रूण आगे चलकर निर्माण करता है गर्भ का, जिसमें एक बच्चा जो है वो 9 मंथ्स के लिए माँ के गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, और फिर बाहर आता है। तो ये एक लंबी प्रोसीजर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नर युग्मक जो शुक्राणु है और मादा युग्मक जो अंडाणु है, उनके अंदर भी केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर भी क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। तो बेसिकली इसके पास होते हैं 23 गुणसूत्र, इसके पास होते हैं 23 गुणसूत्र। तो 23 + 23 कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। तो हमें ये तो पता है कि हमारी जो कोशिका है उस कोशिका में कितने गुणसूत्र आए होते हैं, 23 जोड़। 23 जोड़ यानी कितने, 46। अब तुम लोग बोलोगे सर अगर हमारी कोशिका में 46 गुणसूत्र आते हैं तो यहाँ पे शुक्राणु में 23 क्यों और अंडाणु में 23 क्यों? तो इसका रीजन भी है कि यहाँ पर अगर 46 हो और यहाँ पे भी 46 हो तो वो हो जाएगा 92, जो कि पॉसिबल नहीं है कि नई संतति जो है उसमें 92 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 9th में एक चैप्टर पढ़ा था, विभाजन का दिया था। कोशिका विभाजन जो है वो 2 तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो आधे हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। तो दोनों में टोटल आते हैं 46, जिसमें 23 होते हैं नर युग्मक शुक्राणु के और 23 होते हैं मादा युग्मक अंडाणु के। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट बना। तो ये गैमेट बना, इसमें भी नया क्रोमोसोम, एक तरीके से नया केंद्रक और नया डीएनए आया। उसमें नया डीएनए बेसिकली आया किसमें, इसी में से, यानी जनक में से ही संतति का निर्माण हो रहा है। तो जो डीएनए था वो किसका था, जनक का ही था। वो दोनों ही क्या हो गए, फ्यूज हो गए। तो दोनों की ही क्या हुई, यहाँ पे जो गुण थे वो दोनों के मिक्स हुए। तो जब भी 2 डीएनए मिक्स आउट होंगे तब उनके कुछ गुण जो होंगे वो सामने यानी संतति में जाएंगे, और साथ में जाएगा क्या, विभिन्नता भी। ठीक है, तो यह है एक तरीके से प्रतिकृति बनाना। और जब डीएनए अपनी प्रतिकृति बना रहा होगा
तो दो चीजें फॉर श्योर होगी, एक तो समान जो गुण होंगे वो जाएंगे और दूसरा कुछ ना कुछ विभिन्नता वो लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए की प्रतिकृति बनाना इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। और इसी जटिलता के बीच में जब डीएनए खुद की प्रतिकृतियां बना रहा होता है, तब डीएनए प्रतिकृति बना रहा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यानी सिर्फ डीएनए का प्रतिकृति बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनए कहां पे होगा? ऑब्वियसली कोशिका के अंदर होगा। ये भी जो प्रतिकृति बनेगी वो भी कोशिका के अंदर ही होगी। तो जब डीएनए प्रतिकृति बना रहा होगा तब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए के लिए कोशिका संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डीएनए जब प्रतिकृति बना रहा होगा तो उसको कोशिका की भी सहायता, कोशिका की भी जरूरत होती है। तो कोशिका का निर्माण भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीएनए प्रतिकृति बनाएगा, फिर डीएनए प्रतिकृति बनाने के बाद उसको और दूसरी कोशिका में ट्रांसफर कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से डीएनए प्रतिकृति बनाता है। तो बेसिकली डीएनए जब प्रतिकृति बना रहा होता है तो उसमें समानताएं तथा विभिन्नताएं दोनों ही जाती है। और ये एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें कुछ खामियां या कुछ त्रुटि रहने की वजह से क्या जाती है? विभिन्नता जाती है। और ये 100% जाती है। और लैंगिक जनन में ये ज्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में दो युग्मक होते हैं, एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। बट जो हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, यानी अलैंगिक जनन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एक ही जो जनक है उसमें से दो कोशिकाओं का फिर अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो उसमें जो विभिन्नता है वो बहुत कम जाती है, क्योंकि जनक क्या है? एक ही है। तो अलैंगिक जनन में भी विभिन्नता जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें भी प्रतिकृति तो बना ही रहा होता है डीएनए। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि प्रतिकृति कैसे बनती है, तो प्रतिकृति सिंपली डीएनए जो है वो कुछ टाइम लेता है और जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है, कोशिका विभाजन यानी एक साइकिल चलती है, तो उसी दौरान डीएनए जो है वो अपनी प्रतिकृतियां बनाता है और कुछ त्रुटियों की वजह से उसमें क्या आ जाती है? विभिन्नताएं आ जाती है। जो सेकंड हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैंगिक जनन के बारे में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। उसमें हम लोग दो चीजों के बारे में जनन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है, फूलों में किस तरीके से जनन होता है उसका पढ़ेंगे। और दूसरा जो होगा वो होगा मनुष्य में जनन कैसे होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, किस तरीके से मनुष्य के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, किस तरीके से जनन होता है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कुछ डिजीज, कुछ रोग जो जनन के दौरान हो सकते हैं, जिससे हमें एक तरीके से बचना बहुत जरूरी होता है। तो ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। तो बेसिकली ये आज का वीडियो इतने तक ही। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही।